तो चलिए आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहां से कई सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो आज के क्लास को आप सभी लास्ट तक देखिएगा और इन सारे प्रश्न को अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। आप चैट सेक्शन में हमारे साथ आंसर लगाते चलिएगा। ओके, देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। अब बताएंगे आप सभी की बातचीत के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। आपसे पूछा गया इसका जन्म, तो मैं बता दूं इसका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 23 जून 1844 ईस्वी। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है, फटाफट से आप चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा, क्योंकि आज की क्लास में 100 ऑब्जेक्टिव है भाई, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। अब बताओ जी आप सभी की बातचीत शीर्षक जो निबंध है उनके निबंधकार का क्या नाम है। तो मैं बता दूं इनके निबंधकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। क्या? बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। ओके, और निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। अब बताओ जी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी। 1 2 3 4 कितनी? उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। कितना हुआ? तो 3 लगा लो जी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आज की क्लास को आप सभी फुल एनर्जेटिक के साथ क्लास को कीजिए आप सभी और फटाफट से आंसर लगाते चलिए। देखिए भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। लगाओ फोर्थ का सही जवाब क्या होगा कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ या फिर जर्मनी के साथ। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। अब बताओ जी फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। आत्मानंद जी, शिवानंद जी, सदानंद जी या फिर शारदानंद गुप्त। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सदानंद जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। बताओ जी संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है और यह भाषण देने वाले का नाम है जयप्रकाश नारायण। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए इनको हम लोग लोकनायक भी बोलते हैं, यह भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। अब बताओ जी 7 का सही जवाब क्या होगा। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो अब्दुल गफूर जी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखना कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। ओके, चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। और आज के क्लास को हम लोग पूरा फास्टली करेंगे। देखिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो 1952 में। क्या? 1952 में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1952 में। चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था भाई। पिताजी का नाम था रवि सिंह। क्या? पिताजी का नाम था रवि सिंह और माताजी का नाम था मनरूप देवी। ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10th नंबर सवाल है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किसका किसका कल्पित रूप है ये बताना आप सभी को। शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का या फिर विष्णु और लक्ष्मी का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिव और पार्वती का। शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल देखिए कि प्रेमचंद जी थे। प्रेमचंद क्या थे भाई? गीतकार थे, कथाकार थे, फिल्मकार थे या फिर संगीतकार थे। फटाफट से आप चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलो। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और आपको इसका मजा भी आएगा। देखिए प्रेमचंद जी थे कथाकार। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखना। चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है वो किसकी है आप बताएंगे। गुलाबदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय पर रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था, यह भी ध्यान में रखिएगा। और उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चलिए 30 नंबर सवाल आपके सामने है, मालती का पति क्या है। अब बताओ जी मालती का पति क्या है। यह आपके हिंदी के 5वां चैप्टर रोज का यह क्वेश्चन है कि मालती का पति क्या है। तो यह डॉक्टर है। ऑप्शन
नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लो आप सभी। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए कि रोज इनमें से क्या है। देखो जी वही पाठ आ गया, रोज इनमें से क्या है भाई। रोज पाठ एक प्रकार की कहानी है। कहानी है क्या? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। इसके लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ, ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि रोज कहानी के नायक लेखक कौन है। भाई बताओ आप सभी। रोज कहानी के लेखक अभी तो मैंने बताया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए हाँ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल आपके सामने है, मालती किस कहानी की पात्र है। अब बताओ जी मालती किस कहानी की पात्र है। तो रोज कहानी की पात्र है। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आज के क्लास में भाई। फटाफट से आप लगाते चलो चैट सेक्शन में आंसर, पूरा एनर्जी के साथ लगाओ भाई। भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। भगत सिंह के पिता का नाम पूछा गया आप सभी से, सरदार विष्णु सिंह, सरदार किशन सिंह, सरदार पीरत सिंह या फिर सरदार कीरत सिंह। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब लगाओ आप सभी। तो इनके पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चोरा चोरी कांड कब हुआ था। चोरा चोरी कांड हुआ था 1922 में। कब? 1922 में। तो लगा लो क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। अब लगाओ जी भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो यह हुआ था तो 28 सितंबर 1907 को। कब? 28 सितंबर 1907 को। तो ऑप्शन नंबर ए की ओर जाओ, बहुत ही ज्यादा करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए 20 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए भगत सिंह की शहादत कब हुई थी, यानी मृत्यु। भगत सिंह का मृत्यु पूछा गया है, कब हुआ था। तो यह हुआ था 23 मार्च 1931 को। क्या? 23 मार्च 1931 को। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब लग रहा है। आप सब लगाओ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था। अब बताओ आप सभी कि जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया। भाई बताओ आप सभी 21 का सही जवाब क्या होगा। तो यह किए थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्या? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी कि जगदीश चंद्र माथुर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया। ओके चलिए 22 नंबर सवाल आपके सामने है कि गांधी जी चंपारण में कब आए थे। गांधी जी चंपारण में कब आए थे। 22 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा। अप्रैल 1917 में। क्या? अप्रैल 1917 में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ओ मेरे सपने क्या है जी। बताओ आप सभी कि ओ मेरे सपने क्या है। उपन्यास है, कहानी है, खंड काव्य है या फिर नाटक है। क्या होगा इसका 23 का सही जवाब हो जाएगा। क्या? नाटक है भाई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि मोहन राकेश का जन्म कहां हुआ था। जन्म स्थान पूछा गया आप सभी को। मोहन राकेश का जन्म स्थान कहां है। तो इसका जन्म स्थान है जंडी वाली गली अमृतसर में। क्या? जंडी वाली गली अमृतसर में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके चलिए 25 नंबर सवाल की ओर आ गए हैं कि निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन थी। सिपाही की मां चैप्टर से ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन थी कुंती। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए अभी तो और 75 क्वेश्चन है, फटाफट से लगाते चलो आप सभी। और आज का क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में कई सारे ऑब्जेक्टिव यहां से देखने को मिलेंगे। देखिए मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह है। और अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा भाई। देखिए कितना ऑब्जेक्टिव लाते हैं आप सभी के लिए। देखिए मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह का नाम है आषाढ़ का एक दिन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके चलिए 27 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है। अब नहीं है बताओ आप सभी, नीचे दिए गए में कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है। एक और जिंदगी, अंधेरे बंद कमरे, इतिहास और आलोचना। तो भाई इसकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि इतिहास और आलोचना मोहन राकेश की रचना नहीं है। ओके चलिए 28 नंबर सवाल देखते हैं। सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। सिपाही की मां जिनके लेखक का नाम है मोहन राकेश, यह किस एकांकी शीर्षक से लिया गया है। फटाफट से आप लगाएंगे। तो 28 का सही जवाब फटाफट से लगाओ आप सभी। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
देखिए 29 नंबर सवाल आपके सामने है। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, बताओ आप सभी। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है सिपाही की मां के लेखक है मोहन राकेश जी। तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी कि सिपाही की मां के लेखक हैं मोहन राकेश। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल आपके सामने है। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है भाई जी? बताओ आप सभी, फटाफट से लगाओ कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। प्रगीत और समाज एक प्रकार का निबंध है और इनके लेखक का नाम है नामवर सिंह। क्या? नामवर सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा और सेट कर लीजिए अपने दिमाग में कि प्रगीत और समाज के लेखक हैं नामवर सिंह जी। ओके, चलिए 31 नंबर सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए प्रगीत और समाज निबंध जो है किस निबंध संग्रह से लिया गया है? प्रगीत समाज जो निबंध है या किस निबंध संग्रह से लिया गया है बताएंगे आप सभी। दूसरी परंपरा की खोज, आलोचक के मुख से कहना ना होगा, वाद विवाद संवाद। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? 31 का सही जवाब लगाएंगे आप सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाद विवाद संवाद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 32 नंबर सवाल आपके सामने है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? आप बताओ आप सभी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। प्रगीत और समाज के लेखक है नामवर सिंह, रोज कहानी के लेखक है अज्ञे जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जूठन के लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? अब बताओ जी, सुरेंद्र सिंह किसका पोता था? सुखदेव सिंह त्यागी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा और आज क्लास पूरा फास्टली होगा, सिर्फ याद करते चलो आप सभी। ओके, और गुनगुनाते चलो हमारे साथ। स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? बताओ जी, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? बलीराम, कलीराम, दीनूराम या फिर धनीराम? तो इस स्कूल के हेडमास्टर का नाम था कलीराम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए 35 नंबर सवाल आपके सामने है। जूठन पाठ क्या है भाई? जूठन क्या है? जूठन चैप्टर जो है यह एक प्रकार का आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। जूठन के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? भाई बताओ, अर्धनारीश्वर यह क्या है? निबंध है, कहानी है, एकांकी है या फिर व्यंग्य है? तो अर्धनारीश्वर पाठ जो है यह निबंध है। क्या? निबंध है और रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित पाठ है। ओके, चलिए 37 नंबर सवाल देखिए। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? अब बताओ जी, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी कृति का नाम है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग की लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान और पूछा गया इसका निधन कैसे हुआ था? तो इसका निधन हुआ था क्या? कार दुर्घटना में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि 38 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? सोवियत रूस की यात्रा कब की थी शमशेर बहादुर सिंह ने? तो यह बताएंगे आप सभी। 38 का सही जवाब क्या होगा? फटाफट से लगाओ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1978 में। कब? 1978 में। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। झरना शीर्षक काव्य संकलन, झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? झरना जो है यह किस कवि की रचना है? फटाफट से लगाएंगे आप सभी। तो यह रचना है किसकी? जयशंकर प्रसाद की। झरना जो है प्रकाशित की गई थी 1918 में। यह भी ध्यान में रखिएगा। जयशंकर प्रसाद ने झरना प्रकाशित किया था 1918 ईस्वी में। ये ध्यान में रखिएगा और अच्छे से याद कर लो। नाभादास किसके समकालीन थे? अब बताओ 40 नंबर सवाल आपके सामने है कि नाभादास किसके समकालीन थे? तुलसीदास के, विनोद कुमार शुक्ल के, गजानन माधव, मुक्तिबोध या फिर भूषण के? तो नाभादास समकालीन थे तुलसीदास के। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से याद कर लो आप सभी। 41 नंबर सवाल आपके सामने, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? भाई बताओ आप सभी, सूरदास जी किस भाषा के कवि हैं? भाई ब्रज भाषा लगाओ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखना और अच्छे से याद करते चलो हमारे साथ और गुनगुनाते चलो। जैसे मैंने बोला सूरदास किस भाषा के कवि हैं, तो आप गुनगुनाते चलो ब्रज भाषा। सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। ओके, चलिए 42 नंबर सवाल आपके सामने। अशोक वाजपेयी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया? अब बताओ जी, अशोक वाजपेयी ने कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया? बंगाल में रहकर, दिल्ली में रहकर, हरियाणा में रहकर या फिर बिहार में रहकर? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में रहकर अशोक वाजपेयी ने स्वतंत्र लेखन किया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 23 नंबर सवाल आपके सामने है। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक धन अंबर। दिक धन अंबर यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? चार भुजा चतुर्भुज द्विगु हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ध्यान में रखना आप सभी। 45 नंबर सवाल आपके सामने है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम है। ये तो पहले ही आया है भाई, ये दोहराया मैं नहीं हूं। आपके बोर्ड परीक्षा में एक ही क्वेश्चन को कई तरहों से रिपीट किया गया है, इसीलिए मैंने ये दे के आप लोगों को दिखाया है कि देखो जी आपके बोर्ड परीक्षा में रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन। देखिए जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम है, तो कलीराम ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल आपके सामने है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। एक लेख और एक पत्र जो शीर्षक पाठ है यह एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लो आप सभी। ओके चलिए 47 नंबर सवाल आपके सामने है। अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई। अधिनायक रघुवीर साय की रचना है भाई। 47 का सही जवाब लगाओ आप सभी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल आपके सामने है। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है भाई। वीर रस। भूषण जी वीर रस के कवि है भाई। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल आपके सामने है कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री। वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं भाई जी बताओ। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत में भी होते हैं। हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और कौन सा बहुवचन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा। ऑप्शन सी लगा लो, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। अब आप ही बताओ कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत एक प्रकार का निबंध है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। ये तो मैंने बताया, ऑप्शन नंबर सी लगा लो, 3 कहानियां लिखी थी। ओके चलिए 53 नंबर सवाल आपके सामने है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। किस अस्पताल में दिनकर का मृत्यु हुआ था, यह पूछा गया आप सभी से। तो विलिंगडन नर्सिंग होम। क्या विलिंगडन नर्सिंग होम। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए 54 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये तो मैंने बताया कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शिव और पार्वती का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। 55 नंबर, अज्ञेय जी किस वाद से संबंधित है। ये क्वेश्चन थोड़ा दमदार है कि अज्ञेय जी किस वाद से संबंधित है। छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद या फिर स्वच्छंदवाद। क्या होगा इसका सही जवाब, फटाफट से लगाओ आप सभी। तो 55 का सही जवाब हो जाएगा प्रयोगवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर सवाल को देखते हैं। भगत सिंह प्रभावित थे। भगत सिंह किस से प्रभावित थे, बताओ आप सभी कि भगत सिंह किस से प्रभावित थे। तो कार्ल मार्क्स से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी, भगत सिंह कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। चलिए 57 नंबर सवाल को देखते हैं। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। बताओ जी बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसकी रचना है। बताओ जयप्रकाश नारायण की, जगदीश चंद्र माथुर की, मलयज की या फिर मोहन राकेश की। तो इसका सही जवाब होना चाहिए जगदीश चंद्र माथुर की रचना है बहुजन संप्रेषण के माध्यम। ओके चलिए 58 नंबर सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन है। बताओ जी बिस्नी की पड़ोसिन कौन है भाई, फटाफट से लगाओ आप सभी। ये मैंने बताया कुंती। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कई सारे प्रश्न रिपीटेड हैं, अच्छे से ध्यान में रखते चलिएगा आप सभी। देखिए निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं। ये भी पूछा गया आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में कि निम्नलिखित में कौन प्रलय के छाया के कवि हैं, बताओ आप सभी। तो जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फिर 60 नंबर सवाल है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। देखो जी कैसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। उसने कहा था कि लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल आपके सामने है। जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है। जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है। नामवर सिंह की, मलयज की, भगत सिंह की या फिर उदय प्रकाश की। तो 61 का सही जवाब क्या होगा, लगाओ आप सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मलयज की रचना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 62 नंबर सवाल आपके सामने है। तिरिच के लेखक कौन है। अब बताओ जी तिरिच के लेखक कौन है। मलयज, मोहन राकेश, उदय प्रकाश या फिर भगत सिंह। 62 का सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदय प्रकाश की रचना है। तिरिच कहानी के लेखक हैं उदय प्रकाश जी। तिरिच एक प्रकार का कहानी है, यह भी ध्यान में रखते चलना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रेम के पीर के कवि कौन है। अब बताओ जी प्रेम के पीर के कवि, फटाफट से लगाओ आप सभी चैट सेक्शन में।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेम के पीर के कवि हैं कौन, मलिक मोहम्मद जैसी जी। ऑप्शन नंबर डी लगा लो जी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल आपके सामने है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है भाई? कृष्ण के भक्त थे सूरदास जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और राम भक्ति पूछता तो हम लोग तुलसीदास लगाते, लेकिन नहीं, यहाँ कृष्ण भक्ति पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए लगाना है आप सभी को और आगे निकल लेना है। देखिए 65 नंबर सवाल आपके सामने है। गीतावली किसकी रचना है? गीतावली किसकी रचना है? सूरदास की, तुलसीदास की, नाभादास की या फिर मलिक मोहम्मद जैसी की? 65 का सही जवाब लगाओगे आप सभी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गीतावली के रचनाकार है तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 66 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता का नाम है नाभादास। क्या? नाभादास। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए 67 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। शिवराज भूषण किसकी कृति है? शिवराज भूषण भूषण जी की रचना है जी। ऑप्शन नंबर सी लगा लो। कवित्त के लेखक हैं भूषण जी और शिवराज भूषण भी इन्हीं की रचना है, यानी भूषण जी की रचना है, तो अच्छे से याद कर लो आप सभी। चलिए 68 नंबर सवाल आपके सामने है कि सरोज स्मृति किसकी कृति है? सरोज स्मृति जो रचना है वो है निराला की। किसकी? निराला की। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होने वाला है इस क्वेश्चन का। लगा लो आप सभी और अच्छे से याद कर लो। सरोज स्मृति के रचनाकार हैं निराला। ओके, चलिए 69 नंबर सवाल आपके सामने। किसका जादू टूटता है? अब ये बताना आप सभी को किसका जादू टूटता है। तो जो जादू टूटता है उषा का। क्या? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखते चलना आप सभी। 69 का सही जवाब ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 70 नंबर सवाल आपके सामने है। मुक्तिबोध की मां का क्या नाम था? अब बताएंगे आप सभी। मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध की माता जी का नाम पूछा गया आप सभी। पुतली बाई, पार्वती बाई, अंबिका बाई या फिर राधा बाई? तो इसका सही जवाब होना चाहिए पार्वती बाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। और बालकृष्ण भट्ट की माता जी का नाम था पार्वती देवी और मुक्तिबोध की मां का नाम है पार्वती बाई। देखो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, अच्छे से याद करने का बहुत बढ़िया ट्रिक है। मुक्तिबोध की माता पार्वती बाई और बालकृष्ण भट्ट की माता पार्वती देवी। अच्छे से याद कर लो आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपको क्या चाहिए? बताओ जी, मैं पूछ रहा हूं आपको क्या चाहिए, मतलब क्वेश्चन कर रहा हूं, तो प्रश्नवाचक हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लगा लो आप सभी, अच्छे से याद कर लो आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 72 नंबर सवाल आपके सामने है। भगवान श्री कृष्ण के कवि कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के कवि थे कौन सा? सूरदास जी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के पूज्य थे वो थे सूरदास जी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आपकी पाठ्य पुस्तक में, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम 2009 का क्वेश्चन है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन कवियों के बारे में? अब बताओ आप सभी कि आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में लिखा गया है? तो कबीरदास और सूरदास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लो आप सभी। ओके, चलिए 74 नंबर सवाल आपके सामने है। जूठन क्या है? जूठन क्या है बताएंगे आप सभी। जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है, मैंने बताया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि किस पाठ में आया है? किस पाठ में आया है कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो लगाओ आप सभी, यह रचना है, यह लिया गया है सिपाही की मां चैप्टर से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 76 नंबर सवाल आपके सामने। 30 कहानी के कहानीकार का नाम है उदय प्रकाश। क्या? उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। लगा लो आप सभी, अच्छे से याद कर लेना। ओके, चलिए 77 नंबर सवाल आपके सामने। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएंगे आप सभी। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति, यानी जे कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 78 नंबर सवाल आपके सामने है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ का नाम है। अब बताओ जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? तो ये नाम है भाई चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था, क्या उसने कहा था? रोज कहानी के लेखक हैं अज्ञे जी, सिपाही की मां मोहन डाकेश की रचना है शिक्षा, जे कृष्णमूर्ति की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। उसने कहा था कि लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए
79 नंबर सवाल आपके सामने है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम है पुत्र वियोग। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 80 नंबर सवाल आपके सामने है, अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर निबंध है, अच्छे से ध्यान में रखिएगा, और इनके रचनाकार का नाम है, निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। चलिए 81 नंबर सवाल आपके सामने है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? बताओ आप सभी कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो लोहा प्रतीक है कर्म का, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। और आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो भाई कर दीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, बट कोई ना, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। देखिए गांव का घर कविता के रचयिता कौन है? भाई गांव का घर ज्ञानेंद्रपति, गांव का घर ज्ञानेंद्रपति की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 83 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम है उसने कहा था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में कई सारे ऐसे प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार रिपीट हुए हैं, वही सारे क्वेश्चन आज मैं आपको दिखाने के लिए लाया था। देखिए रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो अज्ञेय जी। क्या? अज्ञेय जी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से याद कर लो आप सभी। देखिए अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, रामधारी सिंह दिनकर, याद कर लीजिए। ओके चलिए 86 नंबर सवाल आपके सामने, अधिनायक के लेखक कौन है? अधिनायक के रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध। अधिनायक रघुवीर सहाय, गजानन माधव मुक्तिबोध, भूषण या फिर तुलसीदास। ये भी लगाओ आप सभी। 86 का सही जवाब क्या होगा? फटाफट से लगाओ आप सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिनायक रघुवीर सहाय की रचना है। क्या? रघुवीर सहाय की रचना। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए 87 नंबर सवाल आपके सामने है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? ये तो भाई कई बार पूछे जा चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए लहना सिंह जो पात्र है उसने कहा था कहानी का पात्र है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बातचीत साहित्य कौन सी रचना है? बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह है निबंध। बातचीत एक प्रकार का निबंध है और बालकृष्ण भट्ट की रचना है, जिनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 को और 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हो गया था। अच्छे से याद कर लो आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है? प्रकाश जोड़ इत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 90 नंबर सवाल आपके सामने, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? भाई बताओ आप सभी। प्रगीत और समाज यह एक प्रकार का निबंध है, मैंने पहले ही बता चुका है यह निबंध है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए 91 नंबर सवाल आपके सामने है कि प्रेमचंद जी किस काल के कवि थे? प्रेमचंद किस काल के कवि थे? ये लगाना आप सभी को। प्रेमचंद किस काल के कवि? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल? तो ऑप्शन नंबर डी लगा लो जी, आधुनिक काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 56 शीर्षक कविता के लेखक कौन है? 56 नाभादासी की रचना है भाई। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप सभी कि 56 शीर्षक कविता के लेखक है नाभादास जी। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 93 नंबर सवाल आपके सामने है कि सूरसागर के कवि हैं सूरसागर सूरदास की रचना है। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि सूरसागर सूरदास की रचना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि नर का विपरीतार्थक शब्द, उल्टा शब्द पूछा गया है। नर का उल्टा क्या होगा? तो नारी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए 95 नंबर सवाल आपके सामने है, स्तुति का विलोम क्या होगा? स्तुति का विलोम हो जाएगा निंदा। क्या? निंदा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद कर लो आप सभी कि स्तुति का विलोम निंदा हो जाएगा। चलिए 96 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में समास होगा वो होगा कर्मधारय। क्या? कर्मधारय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 96 का सी सही जवाब है। ओके चलिए 97 नंबर सवाल आपके सामने है, अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? अज्ञान अ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखिएगा, अज्ञान में उपसर्ग है ओ। ओके चलिए 98 नंबर सवाल आपके सामने, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। कब हुआ था दूसरा सप्तक का प्रकाशन? बताएंगे आप सभी। 1951 में। कब? 1951 में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए 99 नंबर सवाल आपके सामने है, तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? राम बोला। राम बोला। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। राम बोला। तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। चलिए 100 क्वेश्चन की ओर एंड लास्ट सवाल है आज के क्लास का। देखिए दिन का विशेषण शब्द है, दिन का विशेषण दैनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ओके तो चलिए आज का क्लास हुआ खत्म, और बताना आप कमेंट करके कि आज का क्लास कैसा लगा। और हाँ, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो भाई कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के भी पास शेयर कर दीजिएगा जिससे उसका भी फायदा हो जाए। 100 ऑब्जेक्टिव है भाई, उसको भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास हुआ खत्म, मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।